नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वर्तमान का टॉपिक जो हमारा है इंडियन इकोनॉमिक्स पार्ट 18 में हम आज अध्ययन करेंगे। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो ट्यूटोरियल पर पार्ट 18 इकोनॉमिक्स का आज अपन चर्चा कर अध्ययन करते हैं। अधिमूल्यन, ओवर वैल्यूएशन। अधिमूल्यन और अवमूल्यन की विपरीत स्थिति होती है। अधिमूल्यन में मुद्रा के बाह्य मूल्य को अधिक कर दिया जाता है। विदेशी विनिमय अधिनियम फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, स्वतंत्रता के बाद भारत में विनिमय नियंत्रण को स्थायी रूप देने के लिए फेरा को पास किया गया, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति संस्था रिजर्व बैंक की अनुमति से विदेशी विनिमय क्रय कर सकती है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत विदेशी बाजार में लेन देनों को उदार बनाने और देश में विदेशी मुद्रा बाजार को समुचित एवं सुव्यवस्थित विकास को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से जून 2020 में फेमा लागू किया गया। फेरा की तुलना से अधिक उदार अधिनियम बनाया गया। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य कार्य फेमा को लागू करना है। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता जो बताई गई है, मुद्रा पूर्ण परिवर्तन से आशय हमारी विदेशी मुद्रा की मात्रा और विनिमय दर प्रबंधन की ऐसी प्रणाली से है जिसमें किसी भी स्रोत से आने वाले तथा किसी रूप से देश में बाहर जाने वाले विदेशी मुद्रा की यात्रा पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो। भारत में रुपए की आंशिक परिवर्तनशीलता के अंतर्गत बजट 92-93 में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया। उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली जो है उसमें अंतर्गत फेमा के अंतर्गत व्यापार खाते में रुपए को परिवर्तनीय बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 1994 को रुपए की चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन को घोषित कर दिया गया। उदारीकरण के दौर पर आगे बढ़ते हुए एक समिति पूंजी खाते के परिवर्तन से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित की गई, जिसका नाम तारापोर समिति था, जिसने 30 मई 1997 को रिपोर्ट अपनी सौंप दी गई थी। विदेशी व्यापार नीति फॉरेन पॉलिसी 2015 और 2020 अगले 5 वर्षों के लिए विदेश व्यापार नीति की घोषणा अप्रैल 2015 में की गई। इस नई नीति के अंतर्गत उपाय मदद से सरकार ने 2020 तक देश के निर्यात को 900 अरब डॉलर तक वार्षिक पहुंचाने का अपना लक्ष्य रखा। उसकी मुख्य बातें क्या रही? 5 वर्ष के लिए जारी की गई नीति में हर वर्ष नहीं होगा किसी प्रकार का बदलाव। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया को आगे बढ़ाया जाएगा। 5 वर्षों में निर्यात को 900 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य था। सभी निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों में 2 नई योजनाओं का विलय कर एक समेटा गया। निर्यात की संभावना वाले देशों में 3 श्रेणी के बाजारों में बांटा गया। 9 मुख्य श्रेणी और दर्जन भर उप श्रेणियों की सेवाओं को निर्यातकरों द्वारा 3 और 5% पुरस्कार राशि प्रदान की गई। इस पुरस्कार में निर्यातकों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के आधार पर दिया जाएगा। विशेष आर्थिक पैकेज के अंतर्गत लाभ मिलेगा। MIS और SIS का लाभ दिया जाएगा। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का प्रयोग आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर के भुगतान के लिए किया जाएगा। विदेशी व्यापार को बढ़ाने में अहम योगदान देने वाले कारोबारियों निर्यातकों को एक विशेष दर्जा दिया जाएगा। अब ऐसे कारोबारियों को 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार का प्रमाण पत्र देकर प्रदान किया जाएगा। व्यापार सरलीकरण और कारोबार की प्रक्रिया सुगम बनाने पर जोर दिया गया। रक्षा उत्पादकों के निर्यातों को बढ़ावा दिया गया। हैंडलूम, लेदर सामान के ई-कॉमर्स को बढ़ावा दिया गया। कालीकट एयरपोर्ट केरल और एर्नाकुलम ICD तमिलनाडु आयात निर्यात के लिए एक अतिरिक्त बंदरगाह घोषित होगा। विशाखापट्टनम भीमावरम को डाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया। निर्यातकों को प्रोत्साहन, कृषि और ग्रामोद्योग उत्पाद पैकेज, हाईटेक उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद, रक्षा उत्पाद, फल सब्जियां, चाय, कॉफी, मरवेश, प्रोसेस्ड फूड, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खेल सामान आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों के लिए अतिरिक्त आय सृजित करने का ग्रीन उत्पाद होगा। देश में अधिक रोजगार देने के लिए भी उत्पाद को बढ़ाया जाएगा, जिन्होंने बनाने में महिलाओं को अधिक रोजगार मिले। विदेशी प्रत्यक्ष FDI सामान्य शब्दों में किसी एक देश की कंपनी दूसरे देश में किए गए निवेश विदेशी प्रत्यक्ष के निवेश को कहा जाता है।
ऐसा निवेश विदेशी निवेशकों को दूसरे की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है। ये दो तरह के हो सकते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड एफडीआई विदेशी निवेशक भारत में कंपनी स्थापित कर यहाँ के बाजार में प्रवेश कर सकता है। आउटवर्ड एफडीआई भारतीय कंपनी में निवेश कर भारत में संपर्क कार्यालय और परियोजनाएं स्थापित कर सकता है। विदेशी संस्थागत निवेश, इस प्रकार के निवेश में विदेशी निवेशक से म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। ये म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, ये अस्थायी प्रकार का निवेश होता है। जो एफडीआई का सीमा जो बताई गई है वो किन किन क्षेत्रों में बताई गई है, उन क्षेत्रों के नाम जो हमारे हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बंदरगाह निर्माण, विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा परमाणु ऊर्जा को छोड़कर, पर्यटन, दूरसंचार, लघु उद्योग क्षेत्र, दवा उद्योग, कोयला खनन, कोरियर सर्विस, सिंगल ब्रांड रिटेल, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, कृषि, रेलवे अवसर संरचना, शिक्षा, टेलीकॉम सेंटर, निजी बैंकिंग क्षेत्र, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, मल्टी ब्रेड रिटेल, सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र, पेट्रोलियम रिफाइनरी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, बीमा क्षेत्र, पावर एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी, चाय बागान, रक्षा उत्पादन, पेंशन, एफएम रेडियो और प्रिंट मीडिया को एफडीआई सीमा में शामिल किया गया है। निर्यात प्रसंग क्षेत्र जो है वो ईपीजीएड, ये भारत एशिया का पहला देश है जहाँ निर्यात प्रशासन की स्थापना की गई है। वर्ष 1965 में एशिया का प्रथम निर्यात प्रशासन कांडला गुजरात बंदरगाह में स्थापित किया गया था। भारत में 8 ईपीजीएड क्षेत्र हैं, जिसमें 7 सार्वजनिक क्षेत्र में और एक निजी क्षेत्र में। कांडला बंदरगाह गुजरात, सांताक्रूज बम्बई, फाल्टा पश्चिम बंगाल, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोची रेल, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और गुजरात के सूरत में निजी क्षेत्र में ईपीजीएड स्थापित किया गया है। गुजरात के सूरत में निजी क्षेत्र में ईपीजीएड स्थापित जो किया गया निर्यात प्रसंस्करण का, ये अडानी ग्रुप को प्रदान किया गया है और अडानी ग्रुप का ड्रग्स मामला जो है वो उसके क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था और ये अडानी ग्रुप को इस बंदरगाह को प्रदान किया गया है। अरब क्षेत्रों से ड्रग्स का जो आवाजाही या आयात निर्यात का मामला जो इस बंदरगाह से किया जा रहा था, ये अडानी ग्रुप के नियंत्रण में आता है, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ था और यहाँ ड्रग्स जो है विदेशी बाजार से लाई जाती थी और उसके चर्चा का विषय रही है। यहाँ जो ड्रग्स विदेशी माल जो आदान प्रदान किया जाता है वहाँ फर्जी कंपनियों द्वारा लाया गया और इस बंदरगाह पर पकड़ा गया था, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है सेज, ये किसी देश के विशेष भीतर ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करता है। आयात और निर्यात, उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में कुछ विशिष्टताएं, सुविधाएं, रियायतें और गैर क्षेत्र को नहीं प्राप्त होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य निर्यात उत्प्रेरण संवर्धन है। सुविधाओं के कारण देश में स्थित विदेशी क्षेत्रों की संख्या दी गई। 1 अप्रैल 2000 को निर्यातों में वृद्धि के उद्देश्य से एसिक नीति के अंतर्गत 8 ईपीजी सेज रूपांतरित कर दिए गए। इन 8 सेज के अंतर्गत अतिरिक्त मार्च 2013 तक लगभग 585 सेज को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्थापना की गई। चीन की तर्ज पर ये हैं। अब तक स्वीकृत सेज के सर्वाधिक आईटी से संबंधित हैं। थैंक यू।